नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजदेव हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अपनी मांगों को लेकर एसकेएमसीएच में नर्स और कर्मचारियों ने काम ठप कर हड़ताल पर चले गए। और राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी ने जिले के महिला संबंधित 50 मामले की सुनवाई की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राजदेव हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड देने की सजा सुनाई। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें रोहित सोनी, विजय गुप्ता और सोनू गुप्ता शामिल हैं। आजीवन कारावास के साथ ही तीनों पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी को उचित मुआवजा के भुगतान करने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 30 अगस्त को राजदेव रंजन हत्याकांड में इन तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने माना कि रोहित सोनी ने राजदेव पर गोली चलाई थी। विजय गुप्ता उस समय गाड़ी चला रहा था, जबकि सोनू ने वारदात के लिए पत्रकार की रेकी की थी। वहीं 3 अन्य आरोपी लड्डन मियां, राजेश और ऋषु जायसवाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की साल 2016 में सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस की पुलिस ने पहले जांच की, उसमें बाहुबली शहाबुद्दीन का नाम नहीं था। बाद में यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी आरोपी बनाया और कुल 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। मामला आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक पत्रकार जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ कहे जाते थे, उनकी हत्या से संबंधित मामला है। इस मामले में लंबे समय से 2016 का मामला है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के कंटेस्टेड केस में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनका भी जजमेंट करना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोग के समक्ष या हमारे पक्ष में जजमेंट आया हो या हमारे विपक्ष में जजमेंट आया हो, लेकिन न्यायालय द्वारा जजमेंट जो पारित किया गया है वो सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है कि इतने लंबे समय के बाद किसी भी जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट हुआ है। दूसरी बात आप ये समझ लें कि 3 एक्यूज पर्सन्स, जिसमें अजहरुद्दीन बेग एलियस लड्डन मियां, राजेश कुमार और ऋषु कुमार जायसवाल, इनका एक्यूटल हुआ है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि जो केस है सीबीआई का, जो प्रोसिक्यूशन का केस है, देखिए सीबीआई का जितना भी केस होता है वो री रजिस्टर्ड होता है। और इस सर्कमस्टांसेस ये हुआ है कि जो केस है उस केस में शहाबुद्दीन के साथ लड्डन मियां की कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है। उस कॉन्स्पिरेसी के आधार पे जिम्मेवारी दी गई थी लड्डन मियां को, उपेंद्र सिंह को, लेकिन जब ये फेल कर गए तब ये जिम्मेवारी लड्डन मियां को दी गई। ये कहानी बनी थी, एस्टेब्लिश करने का प्रयास सीबीआई द्वारा किया गया था शहाबुद्दीन के अगेंस्ट। आपको मालूम है, ऑफ कोर्स शहाबुद्दीन का डेथ हो गया, ही इज नो मोर, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई दोष न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। मरणोपरांत भी वो बरी हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 69 विटनेस एग्जामिन हुए हैं इसमें, और सेम जो विटनेस एग्जामिन हुए हैं और क्रॉस एग्जामिन हुए हैं, उसी के आधार पे 3 का एक्यूटल हुआ है और आज 3 का कन्विक्शन हुआ है। जिनका कन्विक्शन हुआ है उस कन्विक्शन में
विजय कुमार गुप्ता हैं, सोनू कुमार गुप्ता हैं और रोहित कुमार सोनी हैं। कहीं भी इंटायर केस में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी एक्यूज को न पहचाना है, न मारते हुए देखा है, न जाते हुए देखा है, न रहते हुए देखा है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सीसीटीवी फुटेज का जिसका फोकस सड़क की ओर है, प्लेस ऑफ ऑफेंस की ओर है, वहां भी किसी तरह की कोई बातें नहीं आई है। एक भी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि इज अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जानने की जरूरत इसलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्जशीट सबमिट किया था, वो सबमिट किया था 302, दैट इज मर्डर। लेटर ऑन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सीबीआई जो एस्टेब्लिश किया, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पहले एस्टेब्लिश किया और उसके बाद 302 को एस्टेब्लिश किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी सारे एक्यूज पर्सन्स जो एविडेंस में आया है, होटल बिरयानी, मनपसंद हाउस, 12-13 तारीख की घटना है। 12 को कही जाती है कि मनपसंद हाउस में, बिरयानी हाउस में सब लोग एकत्रित थे। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। कहीं भी सीबीआई हैज फेल्ड टू एस्टेब्लिश कि कहीं भी एक भी पर्सन वहां मौजूद थे। न बिरयानी हाउस का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, कहीं भी किसी भी जगह का सीसीटीवी फुटेज की बात भी जहां कही गई है, एक भी एविडेंस किसी का कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। सबों के सब क्लीन चिट में है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज सुप्रीम। कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें एक्यूजल भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मेरा मानना है कि सभी के सभी निर्दोष हैं। रेमेडी इज एल्सवेयर। रेमेडी हमको है अपील में, हम अपील में जाएंगे। रेमेडी हमको हर हालत में रेमेडी मिलेगा। ये कानून के आधार पे, तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। सजा की विधि पर सुनवाई हुई आज और कोर्ट के द्वारा विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 IPC के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। साथ में 20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सजा सुनाई गई। नहीं, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सजा सुनाई गई है और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली। यही सजा सुनाई गई है। जजमेंट की कॉपी अभी हम लोग को सप्लाई होने वाली है, अब मिलेगी तो आगे। और 3 लोगों को रिहा किया गया, पिछली बार जो मुक्त कर दिया गया, तो क्या उसके लिए जेल की आगे? देखिए, उसके लिए चूंकि साक्ष्य उन तीनों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध है और सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा एप्रिशिएट नहीं किया गया। मात्र 27 एविडेंस एक्ट को एप्रिशिएट किया गया, जिसके तहत उन 3 आदमी को कन्विक्शन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को एप्रिशिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता, क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को कारित करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, तो वो एप्रिसिएबल है और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन छोटो कोर्ट को एप्रिशिएट करना है। लेकिन कोर्ट के द्वारा
वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोष मुक्त किया गया है, जिसके लिए सीबीआई अपील में जाएगी, क्योंकि एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है। और जब ऑलरेडी यही एविडेंस है कि बीपन जेल गेट से दी गई है, और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज किया गया है, पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो व्हाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कारित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एडवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकिंग कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है, 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CVZ, जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिलियन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CVZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार पिछला सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूंकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर रहे और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर रहे थे। और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके एक पार्टी का जश्न मनाते हैं सिवान में ही, और वहां से प्रोग्राम बनता है। और 13/5/2016 को सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड में पहुंचते हैं। वहां पे रोहित कुमार सोनी द्वारा गोली मारे सरेआम हत्या की जाती है। घटना का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सत्यवाद को लिखा करते थे, जिसे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियां मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा। 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सीवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है एप्रीहेंशन है। तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूंकि ये जानकारी थी, शुरू से उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और इसका नतीजा है कि उनको शरेआम हत्या कहते हैं। क्या, चूंकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। उसी के बाद ये घटना है 9/3/16 की। यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है, वह पेपर का कटिंग भी हम लोगों ने एग्जीबिट कराया है। उसके बाद 13/5/2016 को उनके साथ घटना कारित किया गया। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर SKMCH में नर्स और कर्मचारियों ने
काम ठप कर हड़ताल पर चले गए। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की नर्सों ने आज हड़ताल कर दी। हड़ताल घटना के पीएमसीएच नर्सिंग स्टाफ की मांगों के समर्थन में की गई है। पीएमसीएच की नर्सें पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। एसकेएमसीएच की नर्सों ने काम ठप कर दिया और पीएमसीएच के स्टाफ की मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। उनका कहना है कि जब तक सरकार ठोस पहल नहीं करती वे हड़ताल पर रहेंगी। नर्स अनुप्रिया ने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, सेवा अवधि 70 साल तक की जाए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। जबकि एक अन्य नर्स ने कहा कि हम मरीजों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी खुद की सुरक्षा और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि हम मजबूर होकर हड़ताल पर हैं। स्टाफ ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो यह आंदोलन और तेज होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हड़ताल की वजह से अस्पताल में मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। एसकेएमसीएच नर्सों की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों पर निर्णय लेती है। में जो नर्सेस लोग की मांगे हैं, वो लोग जो हड़ताल पे हैं, उनके समर्थन में हम लोग भी उनके साथ हैं। ये हम लोग क्योंकि सारे मांगे हम लोगों के लिए जायज़ है, इसलिए हम लोग उनके समर्थन में। कितना देर का ये प्रदर्शन हुआ? ये तो प्रदर्शन आज 3 बजे तक रहेगी। कल से फिक्स है। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की ओल्ड पेंशन मांगे हैं, उम्र बढ़ाने के लिए मांगे हैं और हम लोगों के वरीयता सूची बिना एग्जाम लिए ही देना है, इसलिए ही मांगे हैं। क्या हम लोग पीएमसीएच में जो भी हड़ताल चल रहा है, विगत कुछ दिनों से वहाँ पे हड़ताल चल रही है। विद्या विश्वास सिस्टर है, उनके बैनर तले बहुत सारे लोग वहाँ पे हड़ताल में बैठे। हम लोग उनके समर्थन में अपनी जायज मांगों को रखते हुए, जो हमारी सबसे मेन मांग है ओपीएस पुरानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होनी चाहिए, और सेकंड मांग है कि हमारी जो उम्र सीमा है सेवा विस्तार अवधि बढ़ा करके कम से कम 70 साल हो जानी चाहिए। तो और थर्ड है कि हमारे लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम जरूर होना चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग में है, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम 24 घंटा काम करते हैं, परंतु सरकार हमारे लिए कहीं से भी स्वास्थ्य का कोई संरक्षण नहीं दे रही है। तो हम इस हेल्थ कार्ड कम से कम 10 लाख का डिमांड करते हैं, ओपीएस का डिमांड करते हैं और अपने सेवा अवधि का विस्तार करके लिए 70 साल की अवधि का डिमांड करते हैं। इन मांगों को लेकर के हम पीएमसीएच के नर्सेज के साथ खड़े हैं और अभी सरकार उनके साथ वार्ता करने के लिए उनको बुलाई है। अगर वार्ता में वो सफल हो जाती है, हम लोगों के साथ सरकार हमारी मांगे मान लेती है, तो हम आगे हड़ताल नहीं करेंगे। परंतु सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो हम भी पीएमसीएच की सारी सिस्टर्स के साथ मिलकर के हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, अभी हम लोग जो यहाँ एकजुट हुए हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ सीनियर से जूनियर तक, इसमें हम लोग कुछ हैं कि ओल्ड पेंशन के योजना के तहत आ रहे हैं और पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो आज अगर हमारी उम्र या हमारा नौकरी कम हुआ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज जो हमारी जूनियर बहन लोग जो कोरोना काल में जिसका बहाली हुआ, वो लोग लंबा टाइम तक नौकरी करेगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ उन लोग को पेंशन हो ना हो, उससे उन लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो ओल्ड जो हैं, हम लोग को काफी फर्क पड़ने वाली है। हम लोग जो ओल्ड स्टाफ में जो आ रहे हैं, हम लोग को काफी फर्क पड़ेगी, क्योंकि 2009 में हमारी कॉन्ट्रैक्ट में सेवा बहाल हुई थी। 2015 में हम लोगों को सरकार परमानेंट किया, लेकिन अब जो स्थिति है कि हम लोग कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल करके सर्विस से हम लोग रिटायर हो रहे हैं। हमारे पेंशन का कोई उपाय नहीं है। 2000, 4000 अगर जो ही पेंशन मिलता है, हम लोग का एमपीएस कटता है, उससे क्या मेरा पेट चलेगा? अपना एक चाय पानी नहीं चलेगा, और बुढ़ापा का दवा और बीमारी कहाँ से चलेगा? इसलिए हमारी मांग ये है कि हम लोग को ओल्ड पेंशन एकदम चाहिए ही चाहिए। और हमारी बहनें जो हाँ पीएमसीएच में हड़ताल पर हैं और अन्य जगह भी हड़ताल पे हैं, हम लोग उनके समर्थन में आज यहाँ हम हैं। और अगर उनकी मांगे अगर पूरा नहीं होती है वहाँ, तो हमारी मांग भी पूरा नहीं होगी तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बिहार की मुजफ्फरपुर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 13 सितंबर को आयोजित हो रहे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 46 बेंच गठित किए गए हैं। इन बेंचों में जजों के पैनल
45,579 मामलों पर सुनवाई करेंगे। प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह ने न्यायिक बेंच गठन का आदेश जारी किया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30,000 वादों को चिन्हित किया गया है। 18,000 से अधिक नोटिस को तमीला कराया गया है। 46 बेंचों का गठन किया गया है। हमारे यहाँ आगामी 13/9/2025 को जो लोक अदालत होने जा रहा है, इसमें हम लोगों ने 30,000 वादों को चिन्हित किया गया है और उसमें नोटिस भी 18,000 में अभी तक सर्व हो चुका है और 46 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 46 बेंच में हमारे यहाँ जो वैवाहिक मामले हैं उनका अलग बेंच बना हुआ है, हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है उनका अलग बना हुआ है। उसके बाद हमारे जो सुलहनीय मामले हैं हर एक न्यायालय में लंबित है, वो हर एक न्यायालय का एक अलग बेंच का गठन किया गया है, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो और त्वरित रूप से उनके वादों का निष्पादन लोक अदालत में हो, इसलिए इन बेंचों का गठन किया गया है। ये जो है हर साल प्रथम आता रहा है मुजफ्फरपुर जिला, इस बार क्या तैयारी है? इसमें हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है। हमारे जो न्यायालय कर्मी हैं और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, न्यायिक पदाधिकारीगण, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों का जो आने वाला जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। कलवार महिला मंच नवरात्रि पूजा में दांडिया और गरबा का आयोजन करेगी। नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और इसमें दांडिया का उत्सव एक अनिवार्य हिस्सा होता है। नवरात्रि न केवल मां दुर्गा की पूजा का समय है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता और खुशी का प्रतीक भी है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस दौरान माता दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर दांडिया कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। नवरात्रि में दांडिया और गरबा का नृत्य मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है और जो इसे और भी खास बनाती है। इसी क्रम में आगामी 2 अक्टूबर 2025 को कलवार महिला मंच मुजफ्फरपुर के द्वारा अमर सिनेमा रोड स्थित मोनार्क गार्डन में दांडिया उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही बैनर का लोकार्पण भी किया गया। मौके पर अध्यक्ष सविता चौधरी, महामंत्री जूली चौधरी, कोषाध्यक्ष लवली जायसवाल, राजनंदनी सिंह, मंच से जुड़े अन्य सभी लोग मौजूद हैं। ये हम लोग का हर साल होता है कलवार महिला मंच के द्वारा आयोजित। ये इस संस्था में हम लोग हर साल एक डांडिया उत्सव प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंतर्गत सारे लोगों को, मतलब जैसे अगर आप जानते हैं दुर्गा पूजा के बाद सब लोग गरबा का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, तो बहुत लोग घरों में एंजॉय कर लेते हैं फैमिली के साथ। तो हम लोगों ने ग्राउंड के लिए हम लोगों ने सोचा है कि ग्राउंड बेस पे आके सब लोगों को जो है एक साथ उत्साहित करने के लिए उनके फैमिली के साथ, उनके बच्चे लोगों के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम को आयोजित किया है। इसमें क्या होगा कि सारे लोगों को टिकट्स लेने होंगे। इस टिकट्स में क्या है, 299 का टिकट है और एक 499 का टिकट है। इस टिकट में क्या होगा कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी दिया जाएगा और सारे लोगों को गरबा भी कराया जाएगा। और गरबा की बात नहीं है, ये हमारे साथ उनका आना, मतलब ये जो पहली बार होगा, ये हमारे साथ उनका एक संबंध हर सांस तक बन जाएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो डांडिया करवाने जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा तो पैसा बड़ा चीज नहीं होता है, सबसे बड़ा लोगों के लिए हमारा खुशी है। तो हम लोग ये खुशी देखते हुए कलवार महिला मंच के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग उनसे भी यही आवेदन करेंगे कि वो लोग आए, जितने से जितने ज्यादा तादाद में हो वो लोग अपने आप को भी लाए और अपने परिवारों को भी लाए। डांडिया आयोजन कलवार महिला मंच की तरफ से हो रहा है। ये इसका चौथा साल है और ये आपको अमर सिनेमा रोड में मोनार्क गार्डन है, वहाँ पर हो रहा है, जो शाम 4 बजे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको मतलब जो भी होगा डांडिया में, और आप अपनी ऑर्गेनाइज करके अच्छे से ढंग से तैयार होके आएंगे। यहाँ पे आपको
डांडिया में आपको डांडिया स्टिक भी मिलेगा पेयर टिकट पे, और आपको व्यंजन तरह तरह के मिलेंगे खाने के लिए। और यहाँ पर आप भरपूर मस्ती कीजिएगा, डीजे लाइट रहेंगे, हमारे ब्लॉगर रहेंगे और आपको अच्छे सिंगर म्यूजिशियन सब रहेंगे। आपको कहीं से भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार आकर के, जैसे 3 साल से आप हमारी संस्था को सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग छोटे से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम चाहेंगे सभी शहरवासी से कि आप लोग इस बार भी हम लोग को अच्छा मौका दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर भी इससे बड़ा हो सके। इसमें एंट्री के लिए क्या करना होगा? इसमें एंट्री के लिए आप हमारी कलवार महिला मंच के सभी सदस्य हैं, और हमारे ब्लॉगर है, हमारे इन्फ्लुएंसर है, और हमारे स्पॉन्सर है, सभी का आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेना होगा? हाँ, इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगा। महाभारत के दुर्योधन बॉलीवुड अभिनेता पुनीत इस्सर गया के फल्गु नदी पर अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए पहुंचे। गया में महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दुर्योधन की भूमिका निभाकर ख्याति प्राप्त अभिनेता पुनीत इस्सर ने पिंड दान कर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर उन्होंने फल्गु नदी के तट पर विधि विधान से पिंड दान किया। पुनीत इस्सर ने कहा कि गया धाम का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि वह हर साल श्राद्ध पक्ष में गया आने का प्रयास करते हैं, ताकि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह पावन कर्म कर सके। इस दौरान स्थानीय पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भी मौजूद रहे। पुनीत इस्सर ने कहा कि जिस तरह उन्होंने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया, उसी तरह वह जीवन में धर्म और संस्कारों का पालन करने पर जोर देते हैं। गया में उनका यह आगमन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। महाभारत के पुनीत इस्सर जी आए थे। उनकी पत्नी दीपाली इस्सर अपने समस्त पूर्वजों का ज्ञान श्राद्ध किया। उन्होंने सत्यजीत पुरी साथ में आए, उन्होंने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया, और साथ में उनके साले साहब सत्यजीत पुरी भी जी आए थे। इन्होंने अपने पूर्वजों का विष्णु चरण का विग्रह रूप का प्रतीक चिन्ह देकर गया जी की गरिमा को एवं इतिहास को हमने उनको बताया। कार्यक्रम में बहुत प्रसन्न थे। प्रशासन एवं बिहार सरकार की प्रशंसा किया। बोले अब वो बिहार नहीं है जो बिहार पहले हुआ करता था। स्वागत करने हम सबसे पहले पहुंचे थे विश्वनाथ मेहरबार हमारे छोटे भाई साहब, बैजनाथ मेहरबार हमारे छोटे भाई साहब, और राजेश झंगर जी भी साथ में थे। मुन्नालाल पाठक गायब विशेष रूप से उपस्थित थे, जहां उनको फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षयवट का पिंडदान कराया गया। जब उनके पूर्वजों का पिंडदान हुआ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस किया। उन्होंने कहा कि हम इस तीर्थ पर बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन बहुत समय हो जाने के कारण अब हमें यह एहसास हुआ कि अब हमें भी गया जी जाकर अपने तीर्थ गुरु पंडित हीरानाथ दाढ़ी वाले के यहाँ पंजाबी धर्मशाला, जो कि हमें जाकर वहां पिंडदान करना चाहिए। तब हमने अपने पुरोहित कुल गुरु को वहां जाकर पिंडदान के लिए कहा, फोन किया, और फिर उन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाएं की। तो जो ये तीर्थ है वो भगवान नारायण यहाँ मोक्ष के दाता हैं, और मोक्ष के लिए ही यहाँ पितरों की इस पितृपक्ष मेला में सभी लोग आते हैं और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाते हैं। यही है गया जी का महत्व। पिंडदान के बाद उन्होंने कैसा उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आज हम इस तीर्थ पर जो आए हैं, हमें यही लग रहा है कि आज हमारे पूर्वज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है और हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो भी अपने परिवार, सगे संबंधी जो भी होंगे, हमसे जो भी लोग जुड़े होंगे, उनको मैं ये जरूर निर्देश दूंगा कि भाई गया जी जाए तो अपने पुरोहित दाढ़ी वाले के पास जाए, जो हमारे पूरे पंजाब, पीछे पाकिस्तान का जो इलाका जो अब छीन चुका है, उन सभी का भी वो तीर्थ पुरोहित है, और वो मौजूदा जितना भी अभी पंजाब है उसके भी पुरोहित है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो कोई भी आने वाले आगे हैं, इनसे जो कोई भी संबंध रखने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ गया में आने से पहले हमसे संपर्क करें और गया तीर्थ पर आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करें। पूर्वज पाकिस्तान में, उनके पूर्वज पीछे पाकिस्तान रावलपिंडी जगह है, वहां के थे। वहां से वो आकर मुंबई बस गए। मुंबई के बाद वो यहाँ गया जी आए और यहाँ आकर उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। शहर में आम लोगों द्वारा लगातार हो रहे यातायात के उल्लंघन को देखते हुए ट्रैफिक डीएसपी ने आम लोगों से अपील की, नियमों का पालन करें, नहीं तो जुर्माना देने के लिए तैयार रहे। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, हॉर्न का शोर और हर किसी को पहले पहुंचने की हड़बड़ी, यह तस्वीर रोज शहर की सड़कों पर आपको देखने को मिलती है।
लेकिन इस रफ्तार की अंधी दौड़ अब हादसों की वजह बन रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना जैसे अब आम बात हो गई है। कोई बिना हेलमेट बाइक चला रहा है, तो कोई सीट बेल्ट की जगह मोबाइल पकड़े गाड़ी दौड़ा रहा है, तो कोई ओवरटेक चल रहा है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा से क्या होगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करती है। पिछले 1 महीने में मुजफ्फरपुर में हुए सड़क हादसे के आंकड़े आपको चौंकाने वाले हैं। 50 से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ नियम को तोड़ने की वजह से हुई है। इनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान काट रही है, लेकिन सच यह है कि चालान सिर्फ पैसे की सजा है। जिंदगी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी ने बताया कि चालान तो एक जागरूक करने का प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि हेलमेट लगाना चालान से बचना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बचाना है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम लोग चालान का प्रयोग करते रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नियम तोड़ने से आप तेज या स्मार्ट लगते हैं, तो आप गलत हैं। असली स्मार्ट वही है जो हेलमेट पहनता है, सीट बेल्ट लगाता है और ट्रैफिक लाइट पर रुकता है, क्योंकि वही लोग सुरक्षित घर लौटते हैं। यातायात पुलिस की तरफ से आम नागरिकों से मेरी अपील है कि जो भी 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, वो यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें। आए दिन देखा जा रहा है कि या तो यातायात की जानकारी नहीं रहने पे या फिर जानबूझकर कुछ यातायात के नियमों का अवहेलना की जा रही है, जिसके चलते मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में जाम की स्थिति बनी हुई है। हम आम नागरिकों से अपील करते हैं कि आप यातायात का नियमों का पालन करें। अगर आप 2 पहिया वाहन पे सवारी कर रहे हैं, तो चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों हेलमेट का प्रयोग करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। चालान से ये समस्याएं अगर निजात हो जाए तो ये लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। चालान एक माध्यम है जो आपकी सुरक्षा की ओर इंगित करता है। हेलमेट पहनने से आपकी जान बचेगी, चालान कटाने से जान नहीं बचेगी। दूसरी चीज, अगर आप 4 पहिया वाहन पे हैं, तो आप लोग जो बैठे व्यक्ति हैं, सभी लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 2 पहिया वाहनों में देखा जा रहा है कि जो नंबर प्लेट है वो या तो एक ही साइड है या स्पष्ट नहीं है या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। इससे आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने में परेशानी आ रही है। तो जो भी 2 पहिया वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन नंबर प्लेट दोनों साइड लगाएं, आगे भी और पीछे भी, और कोशिश करें कि उस नंबर प्लेट में कोई स्लोगन न लिखें। जैसे कोई लिख देते हैं जय माता दी या किसी प्रकार का, और इससे क्या होता है कि नंबर प्लेट को ट्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ न करें या कोई डिजिट को स्क्रैच ना करें चालान से बचने के लिए, क्योंकि चालान बचना समस्या का समाधान नहीं है। हमें यातायात के साथ साथ विधि व्यवस्था को भी सुरक्षित करना है। इसके अलावे जो कॉर्नर है, चौराहा है मुजफ्फरपुर शहर में, चूंकि यहाँ की सड़कें भी संकीर्ण है, तो हम अपील करते हैं आम नागरिकों से कि आप जो वाहन कॉर्नर पे खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते उसके पीछे की गाड़ियां को आगे बढ़ने में परेशानी होती है और इसके चलते जाम बनी रहती है, तो आप लोग कॉर्नर पे गाड़ी को खड़ा ना करें, चाहे वो ऑटो हो, टोटो हो या 4 व्हीलर हो या फिर 2 पहिया वाहन हो। आप चौराहे से 100 मीटर की दूरी बना के अगर कोई जरूरी चीज है तो आप खरीदारी करें और उसके बाद तुरंत वहां से अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाएं। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप आत्मसात करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरपुर पुलिस आपके साथ सहयोग करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी ने नगर भवन में जिले के महिला संबंधित 50 मामलों की सुनवाई। भारत सरकार यह चाहती है कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहे, संबल रहे, सशक्त के साथ शिक्षित बने। बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है और आज की सुंदर व्यवस्था का लाभ महिलाओं को उठाना चाहिए। यह बातें राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी का बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 2 दिवसीय दौरा के क्रम में
मुजफ्फरपुर जिला में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। वहीं आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उसी दिन शिकायत निवारण और निर्देश दिया गया है ताकि महिलाओं को न्याय मिले, वह आगे बढ़ सके, साथ ही अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। बिहार में ज़्यादातर ज़मीनी विवाद और घरेलू विवाद के मामले आए हैं। आज मुजफ्फरपुर जिला के नगर भवन में त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए जन सुनवाई में वर्ष 2023, वर्ष 2024 और 2025 में आए लगभग 50 परिवादों को सुना गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिला के सिवाईपट्टी थाना के घसौट से आए महिला परिवादी के जमीनी विवाद और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से आए महिला परिवादी के बच्ची के साथ प्रताड़ना मामले की शिकायत के बाद महिला आयोग ने समस्या का त्वरित निवारण के लिए पुलिस विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ममता कुमारी ने मुजफ्फरपुर जिला के महिला वार्ड, हेल्थ सेंटर, जेल, वन स्टॉप सेंटर और वृद्धाश्रम का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार, राजस्व उप समाहर्ता CDPO अनीता जायसवाल, पैनल अधिवक्ता और विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष शामिल हुए। बिहार का दौरा में मेरा इस समय मुजफ्फरपुर जिला का है, जिसमें कि यहाँ लगभग 100 के लगभग केसेस शिकायत गए थे, उसकी सुनवाई के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हम लोग चला रहे हैं कि आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई लगाना और वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर उनके केस का सेम डे में निष्पादन करना और उनको डायरेक्शन देना ताकि महिलाओं को न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें और उनको लगे कि ये राज्य हमारा है, ये देश हमारा है, कानून हमारे लिए है। भारत सरकार ये चाहती है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, संबल रहे, सशक्त रहे, शिक्षित बने। मैं कई आज सुनवाई के दौरान भी मैंने ये बातें कही कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाना है। सरकारी व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से संचालन हो रहा है इस समय देश में। जब मैं पढ़ाई करती थी उस समय स्कूली व्यवस्था क्या थी और आज इतनी सुंदर व्यवस्था है, इसका लाभ ग्रामीणों को लेना है, महिलाओं को लेना है, ये मेरा संदेश है। और मैं पुलिस अधिकारी को भी कि आयोग आपसे क्या अपेक्षा करती है और आप कैसे गांव को सुंदर बना सकते हैं, महिलाओं को संबल बना सकते हैं, इसके लिए अपना अपना काम, अपना दायित्व तो समझे। इस हेतु मेरा आना हुआ है। अभी मैं यहाँ के बाद हेल्थ सेंटर और जेल विजिट, वन स्टॉप सेंटर और अन्य ऐसे सेंटर को देखूंगी जहाँ महिलाएं रहती है, वृद्धाश्रम हो और वहाँ के रखरखाव कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है और उसमें आयोग क्या सहयोग कर सकती है। क्या मैटर था? जमीन मैटर था। अच्छा, क्या हुआ था मेरे? जमीन पर विवाद हुआ। कृष्णनंदन राय घर बनाने थे, तब कृष्णनंदन राय घर नहीं बनाने दिया। कहता था हमको जमीन है, छोड़ दीजिए, तुम हट जाओ। तो जमीन हमारा बाबा दादा रखा, उनको जमीन केना हो गया। तो घर बनाए थे, पिलर तोड़ दिया, सड़क तोड़ दिया, जमीन का विवाद बढ़ा। तब हम क्या करें, महिला का कोर्ट में केस किए। अभी बोले हैं शहर से फोन जब करता है तो हम फोन करते हैं थाना वाला का, थाना वाला नहीं आता है, वो नहीं देखता है। 11 बजे रात के कृष्णनंदन आया के घर तोड़ दिया, मारपीट किया। हाँ, तो मैडम शिकायत सुने हैं तो क्या बोले? शिकायत सुने हैं तो मैडम बोले हैं से आपको वकील काम नहीं करेंगे, वकील हम वकील देंगे, वो काम करेगा। सर मेरा बच्ची डेट कर गया, ससुराल वाले ने टॉर्चर करके बच्ची को मारकर हमारे यहाँ खबर लेकर आए। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग रांची रहते थे। फिर हम आए यहाँ तो मालूम हुआ कि हमारे बच्ची को डेट कर मार के लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर ले। हम लोग को खबर किया, हम लोग आए, पुलिस आई, केस जो हुआ से हुआ सर। उसके बाद में बच्ची को वहाँ भेज दिए। तो कंप्लेन किए थे आप? हाँ, महिला आयोग में कंप्लेन किए थे। हाँ। तो आज आप मामला बताए हैं मैडम को, तो क्या बोली वो? मैडम बोले कि अच्छा से केस के जो शिकायत हुआ है तो नाम नहीं हटना चाहिए, पुलिस को अच्छे ढंग से काम करने का मतलब कि सोचना दिया जाएगा। एसडीओ पश्चिमी नगर आयुक्त SDPO 2 ने दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की।
मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा समिति संघ की अहम बैठक नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में पूजा की तैयारियों, यातायात व्यवस्था और मूर्ति विसर्जन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। दुर्गा पूजा से पहले प्रशासन और समितियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा समिति संघ और जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। अघोरिया बाजार दुर्गा पूजा समिति के महासचिव संतोष कुमार साहिब ने कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हमें एक जगह चिन्हित करनी है जहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्य किया जाएगा। जबकि सारथी दुर्गा पूजा समिति के प्रवीण चौधरी ने कहा कि हमारी कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। जिला प्रशासन को जगह चिन्हित कर बताने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। कल से नगर निगम प्रशासन के साथ हम जगह का निरीक्षण शुरू करेंगे। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर में हर साल भव्य स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। प्रशासन का कहना है कि इस बार भी पूजा और विसर्जन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएंगे। बैठक में जैसे कि हम लोग 2 महीना से अगले साल और 2 साल से हम लोग की परेशानी हो रही थी विसर्जन के लेके दुर्गा पूजा का, तो पहले तो डीएम साहब से मिले। डीएम साहब जो आदेश दिए उसी तरह आज नगर आयुक्त साहब से मिले। इनका कहना हम लोग संतुष्ट हैं। जो अगर नदी में हम लोग को विसर्जन नहीं करनी है तो कम से कम ऐसा घाट बने ताकि प्रतिमा डाले और अंदर चल जाए। वो देखने को मिलता था, भद्दा मिलता था, और हम लोग को जो गंदगी में वो पर जाके 5 किलोमीटर जाके विसर्जन होती थी, वो सब बातों को हम लोग रखें। आज हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं। नगर आयुक्त जी बोले हैं कि ठीक है, मेरे आदमी जाएंगे, आप लोग को 2-3 जगह पार्ट बाई पार्ट हो जाएगी। ऐसा घाट बनेगा ताकि जो आप लोग को दुख हो वो ऐसा दुख न हो, विसर्जन हो और अच्छे ढंग से हो। तो हम लोग को खुशी है कि हम लोग की टीम जो है ये मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा संघ के 4 आदमी रहेंगे, यहाँ से जाएंगे और हम लोग को संतुष्ट भर वो जगह को बनाएंगे। हुई है मैंने मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा समिति का विधि विधान, ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन पर बात हुई है। नगर प्रशासन और जिला प्रशासन सभी लोगों के साथ अभी एक बैठक हुई है। उसमें हमारा शहर का ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन में मूर्ति कहाँ विसर्जन किया जाएगा उसके लिए नियुक्त किए गए हैं सिटी मेयर साहब को कि आप लोग 4 आदमी का एक पैनल बना है। उस पैनल के अंतर्गत में हम लोग जा करके एक कृत्रिम घाट का जगह चिन्हित करेंगे। वहाँ पर निगम के द्वारा वहाँ पर सारी व्यवस्था की जाएगी और वहीं पे विसर्जन किया जाएगा। किन लोगों के बीच ये बैठक आयोजित की? नगर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों व्यक्ति थे। और किस मतलब जो घाट बनेंगे आप लोग की निगरानी में बनेंगे? हाँ, वो हम लोग की निगरानी में मैंने यहाँ से 4 व्यक्ति का पैनल तैयार किया गया है। उन 4 व्यक्ति और एक सिटी मैनेजर को नियुक्त किया गया है। उसमें हम लोग जगह का चिन्हित हम ही लोग करेंगे और वहीं पे उसको कृत्रिम घाट बनाया जाएगा। चूँकि सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है और सरकार की भी गाइडलाइन है, एनजीपी की भी गाइडलाइन है कि मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम घाट में ही किया जाएगा। तो लास्ट में हम लोग तो बोले कि सिकंदरपुर या खरा घाट के लिए, लेकिन सर अपने पूरे गाइडलाइन को दिखा दिए गए कि देखने के बाद आप लोग बताइए कि हम लोग कहाँ क्या करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ आपके साथ हम लोग भी विसर्जन वहाँ पर करें, लेकिन हमारे साथ एनजीटीपी का मैंने जो गाइडलाइन है उसके लिए हम लोग मजबूर है। फिर हम लोग सारा चीज़ देखने के बाद कृत्रिम घाट जो पिछले साल के अंतर्गत में जो हुआ तो वो ऐसा नहीं कर करके हम लोग किसी अच्छे जगह को चिन्हित करने के लिए कल से हम लोग निकल रहे हैं सिटी मैनेजर के साथ और जगह जल्द ही चिन्हित हो जाएगा। अच्छी जगह विसर्जन का भी प्रावधान हम लोग अच्छी जगह का करने जा रहे हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 94712210787352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 94712210787352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। खादी ग्राम उद्योग में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक छोटे बापू की कथा सुनकर भक्त मंत्र मुक्त हो गए। सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के तृतीय दिवस पर कथावाचक छोटे बापू ने भक्त प्रहलाद की अद्भुत भक्ति और भगवान नृसिंह अवतार का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त को कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति ही जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। इस दिन कथा में श्री परीक्षित और कलयुग से भागवत कथा आयोजक से पूरा वातावरण शुद्ध और पावन हो गया है। रघुपति राघव राजा राम, यही भजन बापू की दिनचर्या का आधार रहा करता था और आज उसी परंपरा को यह कथा आगे बढ़ा रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। खादी ग्राम उद्योग अध्यक्ष अभय कुमार चौधरी ने कहा कि भागवत कथा यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अहिंसा के माध्यम से बड़े कार्य सफल हो सकते हैं। श्रद्धालु जीवन में अहिंसा, आत्मनिर्भरता और प्रेम को अपनाएं, यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है और छोटे बापू जी के
कथा आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं और कथा श्रवण कर उसका लाभ ले रहे हैं। और धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो बापूजी का आशीर्वचन है उसको लोग अनुग्रह ही कर रहे हैं। पूरा खादी परिवार लगा हुआ है। हाँ, उसमें पूरा खादी परिवार जोर शोर से भाव भक्ति में लगा हुआ है। सीतामढ़ी जिला स्थित माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जॉब फेयर का आयोजन 150 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भव्य जॉब फेयर 150 छात्र छात्राओं का चयन माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा सीतामढ़ी के तत्वावधान में महाविद्यालय प्रांगण में एक भव्य जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और चंपारण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान टाटा AIA के सीनियर मैनेजर और सर्विसेज A to Z के संस्थापक ने लगभग 200 से अधिक छात्रों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से तीनों कॉलेजों के कुल 150 छात्र छात्राओं का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। कॉलेज के चेयरमैन श्री राजीव कुमार ने सभी चयनित छात्रों को हार्दिक बधाई दी। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर श्री रोहन कुमार एवं श्री अक्षत कुमार, साथ ही प्राचार्य डॉक्टर रोशन कुमार ने भी सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जी शंकर, डॉक्टर यशवंत कुमार, डॉक्टर पुष्पेंद्र, श्री मनीष कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि यह जॉब फेयर न केवल छात्र छात्राओं के करियर निर्माण के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि कॉलेज के शैक्षणिक एवं रोजगार उन्मुख वातावरण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तत्वावधान में जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें BBA, BCA, MCA, MBA के स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं और 2 कंपनियां यहाँ आई हैं, टाटा इंश्योरेंस से आई है और A to Z। दोनों कंपनियों ने अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कंपनियों ने अभी तक 10-15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है और ये शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें फाइनली कितने सेलेक्ट होते हैं वो पता चलेगा। क्या उम्मीद है? यहाँ लगभग 50 बच्चे सिलेक्ट होंगे 50 के आसपास सिलेक्ट होंगे। सभी उपस्थित हैं और इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। ये जॉब फेयर पहली बार यहाँ आयोजित किया गया है, बार ऐसा होगा। प्लेसमेंट सेल बना हुआ है यहाँ। प्लेसमेंट सेल के माध्यम से पहली बार माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी 2 कंपनियां आई हैं, लगातार कंपनियां आएंगी और बच्चे आएंगे यहाँ, उनका रिक्रूटमेंट होगा, जॉब ऑफर मिलेगा। और आज ये प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई है। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तत्वावधान में है और यह कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के जॉब फेयर्स लगाए जाएंगे। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक साथ 3 कॉलेजेस आपस में मिलकर मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और चंपारण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ने आज जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ A to Z सर्विसेज दोनों ने अपना अपना कैंपस ऑर्गेनाइज किया, जिसमें काफ़ी बच्चे एक साथ जमा हुए। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के 60 से 17 बच्चे हैं, जिसमें से 50 बच्चों ने आज दोनों में जॉब प्राप्त किया है। उन सारे बच्चों के सुखद और सुलभ भविष्य की कामना करते हैं। आगे भी हम लोग ये लगातार करते रहेंगे। के विषय में यहाँ पे आए हैं, हम जॉब के विषय में यहाँ पे आए हैं। अभी हम इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। इसी कॉलेज के विद्यार्थी है, माता सीता सुंदर कॉलेज का विद्यार्थी है। हम अपने मतलब प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो पाया, इसलिए प्राइवेट जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने आए हैं, जिसमें हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे हैं और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। वो सब इंटरव्यू में हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे हैं
और यही पूछकर सर बोले हैं कि हम आपको बाद में कॉल करके बताएंगे। यही लग रहा है कि जिस तरह से हम बताएं उस तरह से तो लग रहा है कि उम्मीद से हम सक्सेस हो पाएंगे। हम सीतामढ़ी से। क्या हम टाटा आई से हम बात कर अभी इंटरव्यू देकर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बताए हैं टाटा एआई में, तो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो और एड्रेस पूछे हैं और उसके बाद बोले हैं कि ये कौन सा जॉब के लिए कीजिएगा। तो फिर हम बोले हैं सर ये जॉब तो हमको ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर में कोई साथ देने वाले हैं नहीं, तो इसके वजह से मेरे घर में 2 भाई हैं और पापा थे तो पापा 2 साल पहले डेट किए। उसके बाद सर बोले कि तो जॉब करने के लिए रेडी है, तो हम बोले जी सर जॉब करने के लिए रेडी है। तो फिर बोले किस चीज़ से ट्रैवल करके जाइएगा, तो बोले हम सर स्कूटी से जा सकते हैं करने के लिए। तो यही सब। किस इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट? सर बीसीए। वो मेरा चंपारण कॉलेज है और इसमें इंटरव्यू देने के लिए आया माता सीता सुंदर कॉलेज में। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और सर ये उम्मीद है कि हम मतलब कि जितना मतलब नहीं सोच रहे थे उतना मेरे साथ हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी जॉब हो तो हम कर लेंगे। सर तो बोले हैं कि टाटा एआई में लगेगा, तो उसके बारे में अभी तो उतना कुछ बताए नहीं है, फिर बोले और आगे बताएंगे। कई वर्षों से योजना बन रही थी कि एक रोजगार मेला शिक्षा के गलियारे से निकाली जाए, तो इस दिशा में माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा सीतामढ़ी ने एक बेहतर पहल की है और सभी बच्चे जो यहाँ से निकल कर जाते हैं, आज की स्थिति है कि एक रोजगार का बड़ा अभाव है, लेकिन हम इस कॉलेज के प्राचार्य और व्यवस्था से जो भी जुड़े हुए महाविद्यालय परिवार, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि इस रोजगार मेला के द्वारा जो यहाँ से बच्चे निकले हैं उनको रोजगार देने की दिशा में जो एक सार्थक शुरुआत की गई है, उसके लिए ये निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसे शुभकामना देते हुए, और आज सबसे खुशी हुई कि आज करीब 50 बच्चों ने यहाँ रोजगार पाया और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उनको जिस मंजिल की तलाश है उसकी शुरुआत हुई है। और इसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि यह पहल रुकनी नहीं चाहिए। हर वर्ष इसका आयोजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ से निकल कर जाएं, तो एक बेहतर पहल होगी और एक छात्रों के लिए एक बेहतर शुरुआत होगी। एआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हम टाटा एआई को रिप्रेजेंट करते हैं और टाटा लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पर हम लोग लाइफ प्लानर का हमारे पास वैकेंसी है, जो लाइफ प्लानर हम लोग रिक्रूट करते हैं। ये सारा IRDA का प्रोसेस होता है, IRDA के अधीन में काम होता है और IRDA के हिसाब से जो भी प्रोसेस होता है हम लोग हायर करके वहाँ उनको लाइफ प्लानर के रूप में रिक्रूट करते हैं। कितने बच्चे? अभी तो अप्रॉक्स 50+ है। हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम लोग कुछ सिलेक्शन करने के बाद उनको फाइनल राउंड के लिए बुलाएंगे। फाइनल राउंड के बाद उनका आगे का प्रोसेस। सब बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग। हाँ वही, अब यही तो देखना है कि क्योंकि हम लोग सेल्स से हैं, यहाँ टारगेट पूरा करना होता है। अब वैसे बच्चों का देखना है कि कौन से बच्चे इसके लिए प्रॉपर रेडी हैं कि हम टारगेट बेस्ड जॉब करें, उस हिसाब से हम उनको हायर करेंगे। 50 बच्चे आपको क्या लग रहा है? अप्रॉक्स 20% तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्ट। हाँ वो फाइनल राउंड होगा, वो फाइनल राउंड होगा। अभी एक सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन मैंने किया है, एक फाइनल राउंड हम लोग के सीनियर करते हैं, उसके बाद ये हमारा जो सर हाँ ये DPS ग्रुप का कॉलेज है, इसमें माता सीता सुंदर सेवा समिति कॉलेज ऑफ, वहीं पे आपने जी कॉलेज में माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनहारा 9 तारीख को आज जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने
डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और चंपारण कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन से तीनों कॉलेज मिला के लगभग 200 बच्चों ने यहाँ भाग लिया आज के जॉब फेयर में, जो सीतामढ़ी धनहारा कैंपस में जो लगा है, जिसमें A to Z कंपनी और टाटा AIA इंश्योरेंस सेक्टर से के एम्प्लॉय लोग आए हैं और बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग जैसा कि सर ने बताया कि 50 बच्चे हर कॉलेज से इसमें चयनित हुए हैं और अपना अपना रोजगार पाए हैं और एक बहुत ही उत्तम सैलरी के साथ उनका चयन हुआ है। और बच्चे जो है यहाँ पे जो उच्च शिक्षा और के साथ यहाँ पे जो पढ़ाई की जा रही है, इसके साथ साथ हम लोगों ने जो जॉब फेयर का जो आयोजन किया है, तो आज लगभग 150 बच्चों को तीनों कॉलेज मिलाकर 150 बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। और MSSC आगे भी इस तरीके का आयोजन करती रहेगी, जिससे छात्रों को रोजगार, पढ़ाई के साथ साथ उच्च पढ़ाई के साथ साथ उनको रोजगार भी, उत्तम रोजगार भी यहाँ से प्राप्त होगा। अपनी मांगों को लेकर एकता परिषद के सदस्यों ने शहर में पद यात्रा निकाली। मुजफ्फरपुर में एकता परिषद की ओर से जन घोषणा एवं पद यात्रा रैली का आयोजन किया गया। रैली में कामगार महिलाओं, भूमिहीनों और बिहार से बाहर जा रहे प्रवासियों के लिए रोजगार को लेकर 3 प्रमुख मांगे उठाई गई। एकता परिषद ने जिला समाहरणालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 3 साल पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकता परिषद के प्रदीप तेजस्वी ने कहा कि कामगार महिलाओं को खाद्य सुरक्षा नियम के तहत 3000 रुपये प्रति माह दिया जाए। हर भूमिहीन को कम से कम 5 डिसमिल जमीन मिले। यही हमारी पहली और सबसे अहम मांग है। बिहार से जो लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें यहीं पर काम की गारंटी मिले। यही अस्थायी समाधान है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। राम लखींद्र प्रसाद ने कहा कि हम सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि अपने घोषणा पत्र में इन तीनों मांगों को प्राथमिकता में शामिल करें। यही जनता की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। जन घोषणा सह पदयात्रा रैली के माध्यम से एकता परिषद ने साफ संदेश दिया है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार और राजनीतिक दल इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं। घोषणा रैली सह पदयात्रा का आयोजन सरकार को पूर्व में दिए गए मांग पत्र को याद दिलाने के लिए ध्यानाकर्षण रैली सह पदयात्रा है। आज से 3 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी को हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया था, जिसमें बिहार सरकार ने ऑलरेडी वैसे आवासीय भूमिहीन जिनको अपनी जमीन नहीं है घर की, उनको 5 डिसमिल जमीन सरकारी या खरीद कर देने का संकल्प लिया है, लेकिन उनको मुजफ्फरपुर में अक्षरशः आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए बार बार हम लोग सरकार को यहाँ ध्यान दिलाने के लिए आते हैं। दूसरी जो मांग पत्र पहले दी गई थी, उसमें ये था कि हर वैसे ग्रामीण खेतीहर कामगार महिलाएं जो जिनका जीविका कृषि और अन्य घरेलू काम पर टिका हुआ है, जिनके पति बाहर चले जाते हैं काम करने और उनको उचित मात्रा में मुआवजा या मजदूरी नहीं मिलता है, जिससे उनका संतुलित आहार, खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाती है, भूखे रहना पड़ता है, वैसे घर के महिला मुखिया को महीने में 3000 रुपया दिया जाए, जैसा कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार वैसी महिलाओं को दे रही है। तो ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है वो है रोजगार का, जो कि रोजगार के अभाव में बहुत सारे लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। रोजगार कभी भी एक बड़ा चुनौती है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा पुरुष है उनका पलायन है, क्योंकि गांव में काम नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए काम सृजित किया जाए और उनको काम दिया जाए, जिससे कि पलायन को रोका जा सके। और कितनी सूत्री मांगे हैं टोटल? और भी बहुत सारी, लेकिन ये 3 मुख्य मांग है। 10 ये 3 मुख्य मांग है। पदयात्रा है, आज जन घोषणा सह पदयात्रा है। हम सरकार और सभी राजनीतिक दलों को ये कहना चाहते हैं कि आप जो अपना घोषणा पत्र
या अभी जो दिखाएंगे प्रकाशित करेंगे उसमें हर परिवार से एक मजदूरों को काम दें आप जो चतुर्दिक भरण पोषण लायक है। दूसरा, जितने महिला हैं सब आवासीय भूमिहीन हैं तो उनको कम से कम 5-10 डिसमिल जमीन मुहैया करावे। तीसरा है कि हर महिला को मासिक 3,000। हम पिछले बार से मांग कर रहे हैं, सरकार और राजनीतिक दल सभी लोग इसको लागू करें। ये कहने हम सरकार को, राजनीतिक दल के सभी समस्याओं को, और भी समस्याएं हैं मांग पत्र है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 बात सरकार को कहते हैं कि आप जो घोषणा पत्र अभी निकालिएगा उसमें ये 3 बात पहले डाल दें ताकि हम गरीबों का काम हो सके। हम आवासीय भूमिहीन आज भी रहने के लिए मजबूर है, आज काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं, इसलिए हमको रोजगार की जाती आवश्यकता है। इसलिए कम से कम चतुर्दिक भोजन चलने लायक 30,000 किरौनी कराइए, खुदारी चलवाइए, लेकिन हमें कम से कम 30,000 रुपया मिले ऐसा आप नीति बनाइए। ये कहने आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम यहाँ आए। क्या लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी होगी? अरे पूरी नहीं होगी तो हम संघर्ष करते रहेंगे, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम तो मांग ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। और ये हम करते आए हैं एकता परिषद के माध्यम से। एकता परिषद के माध्यम से हम बहुत 2004 से जमीन की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अभी हम धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और राजनीतिक दल या सरकार ये घोषणा पत्र में डाले। आज का कार्यक्रम का नाम है जन घोषणा सह रैली। पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी रघुवंश कर्पूरी मंच की ओर से दी गई। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन, समाज के जननायक को याद करेगा पूरा शहर। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में आज रघुवंश कर्पूरी विचार मंच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर मंच के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि समाजवाद और जन सरोकार की राजनीति के प्रतीक भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि इस वर्ष बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 13 सितंबर 2025 को होटल एचपी इमली चट्टी मुजफ्फरपुर में दोपहर की 12:30 बजे किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर सिंह के उन आदर्शों को याद करने का अवसर होगा जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज का उत्थान। इस श्रद्धांजलि समारोह में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। इनमें मुख्य नाम है पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह, पूर्व मंत्री सह काटी विधायक इसराइल मंसूरी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित शिक्षाविद, चिंतक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवंश कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, शिक्षाविद राजीव रंजन, शिवशंकर पंडित समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर डॉक्टर सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मंच के पदाधिकारियों ने मीडिया और समाज सेवियों से भी आग्रह किया है कि इस आयोजन की जानकारी व्यापक स्तर पर साझा करें ताकि कार्यक्रम जन भागीदारी का प्रतीक बन सके। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवन और योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनकी निष्ठा, सादगी और संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। सितंबर को रघुवंश बाबू का पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में कैसे कैसे क्या कार्यक्रम होगा उसके बारे में? कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू होगा। लिच्छवी विहार होटल है इमली चट्टी में, वहीं पे। कितने लोगों के आने की संभावना है वहाँ पे? वहाँ तो आएंगे हमको लगता है कि 500 से ऊपर लोग आएंगे। क्या कोई इंतजाम वगैरह किए हैं आप लोग? वहाँ है, सभी लोग आएंगे। रघुवंश बाबू के ऊपर कुछ बातें होंगी, कुछ लोग बोलेंगे, उनको याद किया जाएगा। जीवनी पर ही प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल,
वही क्रम है कि स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुण्यतिथि हम तमाम लोग मना रहे हैं। 12:30 बजे से लिच्छवी विहार होटल जो इमली चिट्टी मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि ऐसे महामानव को याद करना और समाज में एक संदेश देना कि अगर राजनीतिक विचारधारा में शुद्धता है तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी और अगली पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके मूल्यों को, उनके किए हुए कार्यों को समझे। इस उद्देश्य से उनके पुण्यतिथि को व्यापकता दी गई। खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।